मेरे भाइयों, अवस्थी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए मेरे भाइयों, आज मैं रीट L1 का 5th टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। देखिए मेरे भाई, सवाल है आपका, एक घनाभ है और घनाभाकार टंकी के आसन्न फलकों के क्षेत्रफल। मेरे भाई, यहां पे सबसे पहले आप ये देखिए कि आसन्न फलक होते क्या हैं। आसन्न फलक होते क्या है, तो सबसे पहले आप थोड़ा कंसेप्ट को यहां पे समझिएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं है। आसन्न फलक के बारे में बात करूं तो ऐसे तीन फलक, ऐसे तीन पृष्ठ जो कि मेरे भाई एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो वो आसन्न फलक कहलाते हैं। तो एक ही बिंदु पर आकर कौन कौन से मिल रहे हैं बेटा? एक तो आपका ये वाला आपका पृष्ठ है, एक तो ये वाला पृष्ठ है, एक बेटा आपका ये वाला पृष्ठ है, ठीक है, और एक आपका ये वाला पृष्ठ है। अब यहां पे आप देखिएगा कि इस वाले पृष्ठ का एरिया x मान लेता हूं, इस वाले पृष्ठ का एरिया y मान लेता हूं और इस वाले का z मान लेता हूं। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको एक शानदार और जानदार सी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी। जब भी हमें किसी भी घनाभ आकार टंकी या घनाभ आकार क्षेत्र के आसन्न फलकों के क्षेत्रफल हमें दिए गए हों और आयतन निकालना है, तो मेरे भाई एक फॉर्मूला यूज करना, v इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है। अब आपको क्या करना मेरे भाई, सीधा सीधा x की वैल्यू रख लेनी है ना। तो x की वैल्यू होगी, तो ये तो आपकी x की वैल्यू हो गई मेरे भाई, ये वाली आपकी y की वैल्यू हो गई और ये वाली बेटा आपकी z की वैल्यू हो गई। अब v इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड, तो आपको x की वैल्यू रखनी है सबसे पहले। तो x की वैल्यू है बेटा 9, y की वैल्यू है बेटा 16 और z की वैल्यू है बेटा 25। अब यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सभी राशि ऐसी है जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो हमें इनको मल्टीप्लाई करके अपना टाइम खराब नहीं करना है। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 4 तिया 12 पंजे 60 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया 60 मीटर क्यूब। आपको यहां पे एक ही टेक्निक याद करनी है, वो है बेटा v इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? आसन्न फलकों के क्षेत्रफल। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 1658 2041 को आ गया मेरे भाई, को आते ही आपका मामला बन जाता है बेटा HCF का। अब चूंकि मेरे भाई यहां पे अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है, अलग अलग शेषफल दे रखा है, तो इसकी मैंने आपको शानदार और जानदार ट्रिक बताई थी। आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपके ये नंबर हैं इनमें से आपको रिमाइंडर को घटा देना है। तो यहां पे तो बेटा आपका आ गया 1651 और ऐसे ही बेटा 2041 में से 9 को आप घटाओ, ठीक है, तो आपका आ जाएगा बेटा 2032। कितना आ जाएगा बेटा? 2032। अब आपको मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि जब भी ये बड़ी संख्या आ जाए तो टाइम खराब नहीं करना है, आपको ऑप्शन का भी यूज करना है और टेक्निक का भी यूज करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इनका डिफरेंस बना लेना है। इसका डिफरेंस देखो, 2 में से बेटा 1 गया तो आपका 1 आ गया, 13 में से 5 गए तो बेटा आपके 8 आ गए और यहां पे बेटा आपका बच्चा 381 आपका डिफरेंस हो गया। अब इसका मतलब जो HCF होगा वो इसमें से निकल के आएगा, इसका फैक्टर होगा। अब देखो, इसमें से ऐसी कौन सी राशि है जिसका इसमें भाग जा रहा है? तो आपका 127 का पूरा भाग जा रहा है, 135 का पूरा भाग नहीं जा रहा, आपका बिल्कुल इसका भाग नहीं जा रहा, 155 का भाग नहीं जा रहा, तो आपका राइट आंसर बेटा 127 हो गया।
आपको हिट एंड ट्रायल भी यूज करना है और कंसेप्ट भी याद रखना है। कंसेप्ट क्या है मेरे भाई कि को का मतलब एचसीएफ हो गया। दूसरी बात, जब मामला एचसीएफ का होता है तो सबसे पहले संख्याओं में से रिमाइंडर को घटा दो, फिर जो आए उसका आपका क्या निकालना है, दोनों को घटा दो, दोनों का रिमाइंडर फिर निकालो, दोनों का शेषफल निकालो। शेषफल निकालने पर 381 आया। अब जो नंबर होगा वह संख्या ऐसी होगी जिसका इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा होगा। तो 127 का भाग बेटा 3 बार जाता है। 135 के 5 की पहाड़ी में मेरे भाई कहीं एक आता है क्या? तो ये तो आपका वैसे ही देखते गलत हो गया, दो तो गलत। अब लड़ाई 127 129 27 129 की हो गई। अब जिसका भी भाग चला जाए वो आपका आंसर हो गया। आप देखो यहां पे आ रहा है बेटा 9, 9 को किससे गुणा करूं कि पीछे एक आ जाए, तो 9 नाम 81 होता है और 12 नम में 108 हो गया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये तो गलत हो गया भाई, ये 27 आपका सही है। टेक्निक अपनाओ और कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं आएगी। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बहुत शानदार कंसेप्ट है। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। और मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इसका जब दो राशि बराबर में हो और उनका रेशो निकालना है, यदि आपको सीपी का और एसपी का रेशो निकालना है तो मैंने ही बताया था कि घर की खांड किरकिरी लागे, दूजे का गुड़ मीठा लागे, तो आपको क्या है, एसपी इसको छोड़ेगा 18 को और किसको पकड़ेगा बेटा, 12 को। ऐसे ही सीपी 12 को छोड़ेगा और पकड़ेगा किसको, 18 को। तो सीपी की जो वैल्यू हो गई बेटा वो 18 हो गई और एसपी की वैल्यू बेटा 12 हो गई। तो इसको काट दो, 6 18 और आपका हो गया 6 दूनी 12। अब यहां पे देखो मेरे प्यारे भाइयों कि आपको करना क्या है, थोड़ा समझे इस चीज को। आप देखो क्रैमुल अपन का 3 है, विक्रमुल अपन का 2 है, तो मेरे भाई आपको हानि हो गई है, वो हानि हो गई है 1 रुपए की। और यदि आपको प्रतिशत हानि निकालना है तो 1 बटे क्रैमूल्य गुणा 100 हो गया। 3 से बेटा ये कटेगा 33 सही, 1/3%, और ये लॉस है। राइट आंसर आपका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बार इस टाइप का क्वेश्चन आपका रीट के एग्जाम में आ चुका है और हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर। बेटा दो संख्याओं का अंतर, आप सबसे पहले दो संख्या मानो मन के अंदर। पहली संख्या बेटा ए हो गई है, दूसरी संख्या बेटा बी हो गई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको करना है दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर हो गया बेटा ए माइनस बी, अंतर उनके योगफल का, ए प्लस बी का 15% है, 15% है, इक्वल टू लगा दिया। अंतर योगफल का, जिसके साथ लगता है का उसी के साथ चलता है संख्या। फंडा समझ में आ रहा होगा। अब देखो 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको मेरे भाई मैं आपके सामने क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं वज्र गुणा करता हूं। वज्र गुणा करने पर बेटा ये अपन का आ जाता है 20a माइनस 20b इक्वल टू 3a प्लस 3b। अब आपको करना क्या है, ए वाले पार्ट को एक साइड में लेना है और बी वाले पार्ट को एक साइड में लेना है। तो यहां पे बेटा ये हो गया 20a, 3a को लाओ तो माइनस के 3a और 3b आपका यहां पे है प्लस का आपका 20b हो गया। 3a इधर आ गया और 20b आपका इधर चला गया। तो 20a में से 3a गया तो 17a बचा और यहां पे 23b बचा। और फंडा वही लगेगा कि घर की खान किरकिरी लागे, दूजे का गुड़ मीठा लागे। तो ए तो हो गया 23 और बी हो गया 17, तो राइट आंसर हो गया 23:17। ठीक है मेरे भाई,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित है, तो उसका अंतर 65 है। तो धनराशि, तो मैंने क्या बताया, जब भी आपका 2 वर्षों का अंतर होता है तो अपने अंदर प्रिंसिपल मान लो बेटा 1000 रुपए। क्या मान लो, 1000 रुपए। और मैंने आपको बड़ी बात बताई थी, सबसे पहले 1000 रुपए पर 10% लगाएंगे, तो 1000 का 10% जो आपका 100 रुपए हो गया। ये प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया। ये क्या हो गया, प्रथम वर्ष का। अब मैं द्वितीय वर्ष पे लेके चलता हूं, द्वितीय वर्ष पे लेके चलता हूं, तो मूलधन पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो आपकी लगेगी। दोबारा सुनिए, पहले साल 1000 पे 10% लगी, तो इस चीज को आप जानते हो, 1000 पे मेरे भाई 10% आप लगाओगे तो आपका 100 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। दूसरे साल फिर मूलधन पे तो लगेगा ही मेरे भाई, मूलधन पे तो लगेगा ही, तो मूलधन पे जो लगेगा वो आपका 100 रुपए तो आपका लग गया। अब मेरे भाई सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज और लगेगा, 100 पर 10% और लगेगा, तो आपका 10 रुपए ब्याज हो गया। अब या आपको मैंने इतने अच्छे ढंग से इसको समझाया कि बेटा ये वाला पार्ट तो होता है एसआई, ये होता है साधारण ब्याज, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरा वाला जो टोटल होगा वो आपका होगा सीआई। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि बेटा ये जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपका सीआई माइनस एस आई का होगा अंतर। ये सी आई और एस आई होता है, एक ही चीज में एस आई निकलवा दिया, एक ही चीज में सी आई निकलवा दिया, नहीं तो बेटा अलग से सी आई निकालना पड़ता, अलग से एस आई निकालना पड़ता। बस बात खत्म। अंतर हमारा 10 है, सवाल वाले का अंतर 65 है। हमें बनाना है मूलधन 1000, तो 1000 बनाने के लिए 10 को 1000 बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये तो आपका 1000 हो गया, इधर भी आप 100 से गुणा कर दो, आपका 6500 हो गया। मतलब आपका राइट आंसर 6500 हो गया। मतलब 10 की वैल्यू 65 है, तो 1000 की जो वैल्यू है वो आपकी 6500 होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है बेटा, कि पहले साल तो साधारण ब्याज लगता ही है, तो पहले साधारण ब्याज है 1000 रुपए पर 10%, तो 100 रुपए। अगली साल भी मूलधन पर ब्याज लगेगा 100 रुपए, परंतु सीआई में ब्याज पर ब्याज और लगता है, तो 10% और लग गया 10। ये जो चीज है, ये सीआई और एसआई का अंतर होता है, मैंने बहुत बार आपको समझा दिया। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाइयों। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्याओं से संबंधित आधुनिक गुप्त व्यायाम है। गणित के किस मूल्य को, बेटा ये वाली जो चीज है, जैसे संगीत जब आ जाता है तो ये चीजें आ जाती है बेटा कला, क्या आ जाती है कला। और ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आपका लेबनीज का स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट है बेटा लेबनीज का, कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की समस्याओं से संबंधित एक गुप्त व्यायाम है। ये स्टेटमेंट मेरे भाई लेबनीज का है, और ये कलात्मक बात को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर बेटा 3rd नंबर का हो गया। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। संश्लेषण में जाते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण विधि में जाते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये दोनों अपन की ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो अपन का राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि के बारे में आप सब लोग जानते हो बेटा, विश्लेषण विधि आती है बेटा अंक गणित की नवीन समस्याओं के लिए, अंक गणित की नवीन समस्या को हल करने के लिए, नवीन समस्या का हल, इसका प्रयोग किया जाता है रेखा गणित में किसी प्रमेय या साध्य का हल। इसका प्रयोग किया जाता है बेटा बीज गणित में,
समीकरण अथवा गुणनखंडों का हल करने के लिए। और जितनी भी आपकी वैज्ञानिक खोजें हुई हैं उसका आधार जो है वो आपका विश्लेषण विधि है। तो सबसे पहली बात, अंकगणित की नवीन समस्या के लिए विश्लेषण विधि, रेखा गणित में प्रमेय को हल करने के लिए विश्लेषण विधि, बीजगणित में समीकरणों को हल करने के लिए विश्लेषण विधि, और यदि क्षेत्रफल में आपको परिमाप निकालना है तो आप ध्यान रखो, विश्लेषण प्लस संश्लेषण दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपकी बन जाती है बेटा क्रिया विधि। तो ये अपन को ध्यान रखना है। विश्लेषण के मुख्य बातें मैंने समझा दी है, तो अपन का विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि के बेटा आपके सोपान भी आने चाहिए। तो विश्लेषण विधि का सोपान क्या है? सबसे पहला सोपान है समस्या की प्रस्तुति, दूसरा जो सोपान है समस्या की अनुभूति, और तीसरा सोपान है समस्या का विश्लेषण। तो ये आपको विश्लेषण विधि के सोपान जरूर आने चाहिए। किसी भी विधि को समझना है, किसी भी विधि की तह तक जाना है, तो मेरे भाई उसके प्रत्येक स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले शिक्षक छात्र के सामने समस्या की प्रस्तुति करता है, छात्र समस्या की अनुभूति करता है, और उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार गणित प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य मानसिक शक्ति का विकास। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार गणित छात्र की मानसिक शक्ति का जन्मदाता है, तो आंसर हो गया मानसिक शक्ति। अगला, एक छात्र क्रमचय और संचय में तुलना करता है। वो मेरे भाई तुलना आ गया, तुलना करना, व्याख्या करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, अनुमान लगाना, उदाहरण देना, त्रुटि का पता लगाना, ये सारी चीजें आपकी अवबोध के अंदर आती है। बच्चा तुलना तभी कर सकता है जब उसको बोध हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बेटा आपका हो गया सेकंड नंबर का। तो देखिए मेरे भाइयों, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इनको देखिएगा और